हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं का रसायन विज्ञान और एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 10 है हैलो एल्केन व हैलो एरीन। और आज लेक्चर नंबर 11 होगा इस चैप्टर में। इसके पहले इस चैप्टर में 10 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं। अब देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम, हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। और हैलो एल्केन के रासायनिक गुण तो पिछले 4 वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा है, काफ़ी कुछ सीखे हैं, लेकिन एक ही गुण पढ़ा हम लोगों ने। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण में केवल हैलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़े हैं। उसमें हम लोगों ने SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म को सीखा और इन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू क्या हैं उन सारी चीज़ों को सीखा। अगर आप वो वीडियो न देखे हों तो उन वीडियो को ज़रूर देखें, उनकी लिंक भी इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, चलो देखो, आज पार्ट 4 है, चौथा पार्ट है रासायनिक गुणों में। तो यहाँ रासायनिक गुणों में हम दूसरा रासायनिक गुण पढ़ा रहे हैं। देखो पहला भी हम लिख दे रहा हूँ, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तो पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और इसमें क्या पढ़े हम लोग, थोड़ा सा बता दूं। RX यह हैलो एल्केन है, चाहे इसी को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसमें R एल्किल समूह और X हैलोजन का परमाणु है, यह हैलो समूह हो गया। अगर इसकी क्रिया एक नाभिक स्नेही के साथ कराई जाती है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कोहल ROH। यहाँ नाभिक स्नेही के रूप में अगर OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित है तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्कोहल है। अगर न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही के स्थान पे दूसरे नाभिक स्नेही लिए जाएं तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा। यहाँ से X समूह क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर जाता है और OH समूह आके इसके साथ जुड़ जाता है। यह हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही नाम क्यों है, क्योंकि यह नाभिक स्नेही स्पीशीज है। इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या उस सेंटर पे अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है ना। तो जब यह पोलर बांड RX का पोलर बांड अपना इलेक्ट्रॉन लेके हैलोजन परमाणु निकलता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या पॉजिटिव चार्ज तो पहले से ही क्रिएट है, देखो आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, क्योंकि यह पोलर बांड है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब लेके चला जाएगा तो पूरी तरह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्बोकेटायन भी बन सकता है, कार्बोकेटायन नहीं भी बन सकता है। दोनों तरह की अभिक्रियाएं हमने पढ़ा दिया है आपको, दोनों तरह की संभावनाएं आपको मैं बता दिया हूं SN2 और SN1 मैकेनिज्म के अंतर्गत। तो यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। अब इसके बारे में और अधिक बात नहीं करूँगा। देखो दूसरी अभिक्रिया पे हम चलते हैं और दूसरी अभिक्रिया है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, इसी को निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। निराकरण अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो विलोपन अभिक्रिया क्या है, यहां पहले देखो आप। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है तथा एल्कीन प्राप्त होती है। इसे बीहाइड्रोहैलोजनीकरण या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं। इसी को बीहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं या बीहाइड्रोजनन भी कहते हैं, जैसा कि आपके बुक में लिखा है। तो देखो आप, कई चीज़ें यहाँ पे आ गई। एक तो बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलो एल्केन क्या है, फिर बीटा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, ये सारी चीज़ें दिक्कत पैदा कर रही हैं। और यहाँ पे एल्कीन प्राप्त हो रहा है, यह विशेष रूप से याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इसके बाद रिएक्शन दिखा रहा हूँ। देखो अगर एक हैलो एल्केन हम लेते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो CH2CH3 और यहाँ ले लिया Cl, यह एक हैलो एल्केन है। देखो
या एथिल क्लोराइड कहें या क्लोरोएथेन कहें। इधर एथिल समूह है और इधर क्लोरो समूह है। अब देखो, जिस कार्बन के साथ यह क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, क्लोरो समूह जुड़ा है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये याद रखने वाली चीज है, यह हो गया अल्फा कार्बन। और इसी से जुड़ा हुआ अगला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, देखो आप, अगर इस तरह से है CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3, अगर इस तरह से कंपाउंड आपका दिया हुआ है, इसमें 5-5 कार्बन परमाणु हैं। देखो, जिस कार्बन के साथ हेलो परमाणु जुड़ा है वह अल्फा, और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ अगला कार्बन बीटा कार्बन, और इसी कार्बन से जुड़ा अगला कार्बन गामा कार्बन भी कहलाएगा। अगर इस दिशा की तरफ आप देखो तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वह तो अल्फा है ही, इसके अगला वाला बीटा, इसके अगला वाला गामा कार्बन। ये चीज तो समझ गए। अब देखो, एक एल्कीन में भी यही मैं समझा दे रहा हूं आपको कि किसी एल्कीन में अल्फा और बीटा पोजीशन कैसे तय करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक एल्कीन बना दे रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो आप, यह एक एल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब इस एल्कीन में जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 कार्बन हैं, इनको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। इसको भी अल्फा बोलेंगे और इसको भी अल्फा बोलेंगे, और इसी से जुड़े अगले कार्बन को बीटा कार्बन, और इससे जुड़े अगले कार्बन को बीटा कार्बन। अगर पोजीशन में अंतर दिखाना हुआ तो एक तरफ डैश लगा लेते हैं, अल्फा डैश बीटा डैश। जैसे यहाँ चाहें तो अल्फा डैश कर लें, यहाँ बीटा डैश कर लें, ठीक है। यहाँ भी अगर पोजीशन में अंतर दिखाना हुआ तो अल्फा तो यही रहेगा, ये बीटा डैश गामा डैश हो गया, फिर अल्फा बीटा गामा। इस तरह से हम अल्फा बीटा कार्बन दिखाते हैं। अब देखो, आप फिर से पढ़ रहा हूँ पॉइंट को, देखो, जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलो एल्केन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है तथा एल्कीन प्राप्त होती है। इसे बीहाइड्रोहैलोजनीकरण या डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमको एक हैलो एल्केन लेना है, CH3 CH2 Cl। यह एक हैलो एल्केन हो गया, जैसा कि यही रिएजेंट है, एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन बोले, ठीक है। इसमें क्या है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। फिर से दिखा रहा हूँ, देखो, यह कार्बन हो गया अल्फा और यह कार्बन हो गया बीटा, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त। बीटा हाइड्रोजन भी समझो यहीं से, जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन के साथ जुड़े हैं, इस बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इनको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं तो इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो जब बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हो, ऐसा हैलो एल्केन लें और उसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दें। यहाँ रिएजेंट क्या लेना है, KOH लेना है। और जैसा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी तो KOH लिया गया था, लेकिन यहाँ KOH केवल KOH नहीं बल्कि एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH लिया गया है। और जब एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहाँ पे OH आयन, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, यह हाइड्रोक्साइड आयन एक क्षार की तरह काम करता है। यह मुख्य बात है। यहाँ पर OH आयन जो था यह नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा था, नाभिक स्नेही, और यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही थी। अब यहाँ पे यह क्षार की तरह काम करेगा, और यह क्षार काम क्या करता है कि बीटा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोजन को यह क्षार अटैक करता है, इसको अपने साथ लेके बाहर आता है या प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, और यह बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता है, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यह Cl- आयन के रूप में विलयन में चला जाता है। यही मैकेनिज्म है। प्रोडक्ट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एल्कीन बन गया। और एल्कीन में आप इसको अच्छे से जानते हो कि यह एसिटिलीन है, सबसे सिंपल एल्कीन है एसिटिलीन।
एक और अभिक्रिया बताऊंगा। यह पहली अभिक्रिया हो गई, यह हो गई दूसरी अभिक्रिया। अब की बार हम ले रहे हैं 2 क्लोरोब्यूटेन CH3CH और 2 नंबर कार्बन से क्लोरो समूह जुड़ा होगा CH2CH3। यह हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ, अब एल्कोहलिक KOH क्षार की तरह क्यों काम करता है यहाँ पे OH हाइड्रोक्साइड आयन, जबकि यहाँ पे नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है। इन चीज़ों को मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले आप रिएक्शन को देख लो। एल्कोहलिक KOH के साथ अगर इसको गर्म करते हैं तब देखो आप क्या होता है। 2 संभावनाएं हैं यहाँ पे, देखो आप, इस कार्बन के साथ यह क्लोरो समूह जुड़ा है तो यह अल्फा कार्बन हो गया, इधर यह बीटा कार्बन हो गया, इसी कार्बन के साथ जुड़ा है। इधर आप ध्यान दो, यह तो अल्फा कार्बन है ही, यह बीटा कार्बन हो गया, चाहे बीटा डैश कर लो, ठीक है। अब यहाँ 2 संभावनाएं हैं, चूंकि यहाँ जो क्षार बनेगा वह बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन को अटैक कर रहा है, बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से विलोपित करा रहा है, अपने साथ लेके विलयन में जा रहा है। तो कौन सा हाइड्रोजन, इधर वाला हाइड्रोजन जाएगा कि इधर वाला जाएगा? 2 तरह की संभावनाएं हैं, 2 तरह के उत्पाद बनते हैं। इसमें एक मुख्य उत्पाद बनता है जिसकी संभावना ज़्यादा होती है, और एक अल्प मात्रा में बनता है। दोनों उत्पाद दिखा रहा हूँ, देखो। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक तो यह उत्पाद बना, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो यहाँ पे ब्यूट 1 का निर्माण हो रहा है, चूंकि 1 नंबर कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा है। इसका IUPAC नाम लिख दे रहा हूँ, ब्यूट 1 और यहाँ पे ब्यूट 2 बना है। देखो 2 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है, ब्यूट 2। ये IUPAC नाम आप 11वीं में सीखते हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो 11वीं वाले IUPAC नाम को देख के सीख सकते हो आप। देखो 2 तरह के प्रोडक्ट बने। ये कब बना? जब इधर वाले कार्बन के एक हाइड्रोजन का विलोपन हुआ है, इस साइड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हुआ, तब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इधर से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। उस स्थिति में डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, देखो यहाँ बन गया, एक हाइड्रोजन परमाणु कम है और यह ब्यूट 1 का निर्माण हुआ है। दूसरे केस में क्या हुआ? इस बीटा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित हुआ है और यहाँ से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ आके डबल बॉन्ड बना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 2 का निर्माण हुआ। दोनों तरह के ही प्रोडक्ट बनते हैं। यह लगभग 81% मात्रा में बनता है, 81% अधिक मात्रा में, और यह 19% बनता है कम मात्रा में। यह अल्प मात्रा में और यह अधिक मात्रा में बनता है। यह मुख्य उत्पाद है और इसको सेटजेफ उत्पाद या जेटसेफ उत्पाद भी कहते हैं। नाम लिख दे रहा हूं, सेटजेफ या जेटसेफ उत्पाद, ठीक है। इस उत्पाद को हाफमैन उत्पाद कहते हैं, हाफमैन उत्पाद। यह दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं। अब आप देखो इस विषय पे, यहाँ पे किस तरह की एल्कीन प्राप्त होगी, या सेटजेफ या फिर जेटसेफ, इस विषय पर रूसी रसायनज्ञ जेटसेफ ने एक नियम बनाया है कि कौन सा उत्पाद प्रमुख होगा। देखो आप, इन्होंने क्या कहा, ये कहा कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिससे जुड़े बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो किस एल्कीन में बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक हो रही है? आप देखो, ये एल्कीन हो गई, इसमें ये दोनों अल्फा कार्बन हो गए, इसीलिए आपको यहाँ एल्कीन में अल्फा कार्बन में समझाया हूँ। यह एल्कीन हो गई, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, और इसके अगला कार्बन बीटा, इसके अगला कार्बन बीटा। तो इस पे हाइड्रोजन की संख्या देखो आप, 3 हाइड्रोजन इधर हैं, 3 हाइड्रोजन इधर हैं, कुल 6 हाइड्रोजन है। और इस एल्कीन में आप देखो, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 कार्बन परमाणु हो गए, और इसके अगला कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा, या अल्फा हो गया। तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहाँ 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं बीटा कार्बन के साथ।
तो ये जेटसेप महोदय का यही कहना था कि जिस एल्कीन में बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी वह एल्कीन ज़्यादा बनेगी, और जिसमें बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी वह कम मात्रा में बनेगी। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि एल्कोहलिक KOH जब लिया गया तो क्यों यह क्षार की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे KOH लिया गया है। देखो, जब भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में KOH या NaOH दिखाया जाता है तो यहाँ एक्वस दिखाया जाता है, एक्वस KOH। जलीय माध्यम में KOH लिया गया और यह एल्कोहल वाले माध्यम में KOH लिया गया। केवल रिएजेंट का डिफरेंस है, केवल अभिकर्मक बदला, प्रोडक्ट बदल गए। यहाँ KOH को पानी में घोल लिया गया, उसके बाद हेलो एल्केन के साथ गर्म किया गया, और यहाँ KOH को एल्कोहल में घोला गया और उसके बाद हेलो एल्केन के साथ गर्म किया गया। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, यहाँ KOH आयनित हुआ सीधा सीधा। जब पानी में एक इलेक्ट्रोलाइट घोलते हैं, क्षार और अम्ल दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो पानी में घोला जाता है तो ये K+ आयन OH- आयन में वियोजित हो गया। लेकिन जब इसको एल्कोहल में घोला गया तो यह एक बल्कि समूह बना, एक भारी OH समूह जो है यहाँ पे बनेगा एल्कोहल के साथ जुड़ करके, और वह भारी एल्कोहल समूह यहाँ पे आके अटैक करने में सक्षम नहीं होगा। किस कार्बन के साथ? इस कार्बन के साथ, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस कार्बन पे आके अटैक करना होता है जैसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो एक भारी OH समूह इसके साथ अटैक नहीं कर पाता है आके, क्योंकि इसकी मोबिलिटी घटती है। इसकी एक तरह से कहें विलयन में यह तेजी से मूव नहीं कर पाता है, तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए इसकी यह संभावना कि यहाँ पे आके कार्बन के साथ जो पार्शियल पॉजिटिव है उस पर अटैक करे, यह संभावना कम हो जाती है। उस स्थिति में यह क्या करता है कि यह OH आयन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ही खींच लेता है जो बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और इस हाइड्रोजन को खींचता है, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। इस हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो यह भी चीज़ आप समझ गए होंगे। ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है कि जब भी एक्वस KOH या जलीय KOH लिखा हो, अगर जलीय KOH लिखा हो तो ये समझ जाना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और अगर एल्कोहलिक KOH आपको कहीं भी दिख जाए तो ये समझ जाना है कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है, विलोपन अभिक्रिया होनी है। तो ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हैलो एल्केन की 2 अभिक्रियाएं आप लोगों ने देख लिया। हैलो एल्केन की तीसरी अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, और यह नेम रिएक्शन है, और हमेशा से ही आप जानते हैं कि नेम रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए वुड्स अभिक्रिया क्या है। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर माध्यम में सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो रिएक्शन दिखा रहा हूँ। एक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं RX, एल्किल हैलाइड हो गया, और इसी के साथ सोडियम लेना है, ठीक है, और 2 सोडियम का परमाणु यहाँ दिखाया हुआ है हमने। दूसरा भी एल्किल हैलाइड यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लगेंगे। यह भी RX एल्किल हैलाइड, यह भी RX एल्किल हैलाइड। और यहाँ होता क्या है, देखो आप, यहाँ से हैलोजन परमाणु 2NaX के रूप में निकलता है। 2NaX के रूप में यहाँ से हैलोजन परमाणु बाहर निकलेगा, और फिर बचेगा क्या, देखो R। यह एक एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, और प्लस 2NaX, यह बाहर हो गया। तो इस तरह यहाँ पे हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन इसको कहें, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी यह पूछा जाए कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, तो एक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करानी है, माध्यम में शुष्क ईथर लेना है, ड्राई ईथर का प्रयोग होगा, ड्राई ईथर, क्योंकि आप जानते हैं पहले से कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो अभिक्रिया में कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करेगा। सोडियम विस्फोट के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया करता है। जब पानी के साथ क्रिया करता है तो विस्फोट होता है। तो यहाँ अभिक्रिया माध्यम में शुष्क ईथर लिया जाता है, पानी की कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, तभी अभिक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो पाती है। तो रिएक्शन आपने देख लिया। एक हम यहाँ पे तो प्रतीक बनाया हूँ, एक यहाँ पे उत्पाद बना दे रहा हूँ। देखो आप, अगर CH3 CH2 Cl, यहाँ पे एथिल क्लोराइड लिया हुआ है प्लस
2Na प्लस फिर से एथिल क्लोराइड Cl C2H5, ठीक है। यहाँ से देखो शुष्क ईथर लगाया, शुष्क ईथर माध्यम है, क्या बना CH3 CH2 CH2 CH3, यह एक ब्यूटेन का निर्माण हो गया जो एक हाइड्रोकार्बन है या फिर कहें एल्केन है, प्लस 2NaCl यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह अभिक्रिया चलती है। यहाँ पे हमने लिख दिया C2H5, इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, एथिल समूह है, यह भी एथिल समूह है, दोनों सेम है। एक यहाँ पे विशेषता है, अगर हम कन्वर्जन अभिक्रियाएं जब करते हैं, कम कार्बन वाला कोई अभिकर्मक से शुरू करते हैं, ज़्यादा कार्बन वाला अभिकर्मक लेना हो, तो यहाँ पे देखो सीधे डबलिंग हो रही है। यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बना है 4 कार्बन वाला। जब 1 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लिए तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन रहा है, अर्थात यहाँ पे कार्बन चेन की डबलिंग हो रही है, कार्बन परमाणु डबल मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से एक्सटेंशन कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन का इस अभिक्रिया द्वारा। हम आ जाते हैं अगले अभिक्रिया पे। नेक्स्ट अभिक्रिया देखो आप, धातुओं के साथ क्रिया। और धातुओं में एल्किल हैलाइडों की क्रिया कई धातुओं के साथ हो जाती है, लेकिन सभी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि उनके उत्पाद महत्वपूर्ण नहीं है। केवल मैग्नीशियम के साथ यहाँ अभिक्रिया दिखाएंगे हम, यही बुक में भी दिया हुआ है और यही अभिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यहाँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनता है। देखो आप, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कुछ पुस्तकों में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी लिखा होगा और अंग्रेजी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। तो जब हैलो एल्केन की क्रिया हम लोग मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, माध्यम यहाँ भी ईथर माध्यम होना चाहिए क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक मटेरियल है, तो यहाँ भी ईथर माध्यम लिया जाता है। तो हैलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर माध्यम में करा देने पर हमको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। देखो आप, RX यहाँ हमने लिया है प्लस मैग्नीशियम धातु, माध्यम क्या है, ईथर माध्यम है, और यह प्रोडक्ट बन जाता है RMgX। इस प्रोडक्ट में देखो आप, यह मैग्नीशियम एक धातु है, यह बांड पोलर है, पार्शियल नेगेटिव, यह आयनिक बांड होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, मैग्नीशियम और हैलोजन के मध्य जो बांड है आयनिक है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव होता है क्योंकि मैग्नीशियम की तुलना में कार्बन परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय है। लेकिन मैग्नीशियम और कार्बन के मध्य सहसंयोजक प्रवृत्ति का बंध होता है। इस बंध में सहसंयोजक प्रवृत्ति अधिक होती है, इसमें आयनिक प्रवृत्ति अधिक होती है। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है क्योंकि बहुत तरह के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से किया जा सकता है। देखो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, CH3Br प्लस Mg ईथर, ईथर माध्यम में है, क्या बन गया CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे इसको। यह एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया अगर हम वाटर से करा दें, चाहे किसी भी ऐसी स्पीसीज से जो आसानी से प्रोटॉन दे सके, जैसे अल्कोहल से भी करा दें, तो आसानी से हाइड्रोकार्बन देगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, मेथेन बन जाएगा। तो हमको जब भी हैलो एल्केन से सीधे हाइड्रोकार्बन लेना होता है तो मैग्नीशियम से क्रिया करा के पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं, उसके बाद वाटर से क्रिया करा के मेथेन या फिर हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा भी कार्बन चेन होगी उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा, उस हिसाब से हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये कुछ 4 प्रमुख अभिक्रियाएं हैलो एल्केन में आप सीख चुके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हैलो एरीन के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा और वहाँ भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया हम लोग सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।